मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जोकर बन गई हूं इन ढीले ढाले कपड़ों में। मैं किसी और की टी शर्ट पहने हुए हूं, किसी और की पजामा पैंट्स, किसी और की चप्पलें। केंजी कहता है कि मेरे डफल बैग में जो कपड़े थे उन्हें भी नष्ट करना पड़ा, तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि मेरे जिस्म पर जो कपड़े लटक रहे हैं वो किसके हैं। मैं तो मानो इन कपड़ों में डूब रही हूं। मैं एक्स्ट्रा कपड़े को गांठ लगाने की कोशिश करती हूं, लेकिन केंजी मुझे रोक देता है। तुम मेरी शर्ट खराब कर दोगी, वह शिकायत करता है। मैं अपने हाथ नीचे कर लेती हूं। तुमने मुझे अपने कपड़े दिए, तो और क्या उम्मीद थी तुम्हारी? ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक्स्ट्रा ड्रेस पड़ी रहती है। वह मुझे एक ऐसा लुक देता है जैसे कि मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए कि वह अपनी चीजें शेयर कर रहा है। अच्छा, कम से कम नंगे रहने से तो बेहतर ही है। तो ये कैसल कौन है? वह यहां सब कुछ संभालता है, केंजी मुझे बताता है। इस पूरी मूवमेंट का मुखिया है। मेरे कान खड़े हो जाते हैं। मूवमेंट? विंस्टन गहरी सांस छोड़ता है। वह कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ा लग रहा है। मैं सोचती हूं कि क्यों? अगर केंजी ने तुम्हें अब तक कुछ नहीं बताया है तो शायद तुम्हें खुद कैसल से ही सुनना चाहिए। थोड़ा सब्र रखो, मैं वादा करता हूं हम तुम्हारे सवालों के जवाब देंगे। लेकिन एडम का क्या? जेम्स कहां है? ओह वाह! विंस्टन अपने बिखरे बालों में हाथ फेरता है। तुम इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हो, है ना? वह ठीक है जूलियट, केंजी बीच में बोलता है। उसे बस थोड़ा और समय चाहिए ठीक होने के लिए। तुम्हें हम पर भरोसा करना शुरू करना होगा। यहां कोई तुम्हें, एडम को या जेम्स को चोट नहीं पहुंचाने वाला। वे दोनों सुरक्षित हैं। सब कुछ ठीक है। लेकिन मुझे नहीं पता कि ठीक ही काफी है या नहीं। हम जमीन के नीचे एक पूरे शहर से गुजर रहे हैं। गलियारों और रास्तों के बीच चिकनी पत्थर की फर्श, दीवारें कच्ची और अनछुई। जमीन में गोलाकार डिस्क खुदे हुए हैं। हर कुछ फीट की दूरी पर जमीन में जड़े गोलाकार डिस्क कृत्रिम रोशनी से चमक रहे हैं। मैं कंप्यूटरों को नोटिस करती हूँ, हर तरह के गैजेट्स जिन्हें मैं पहचान नहीं पाती। दरवाजे जो हल्के से खुले हैं और अंदर झांकने पर दिखता है कि वहां सिर्फ टेक्नोलॉजी से भरे कमरे हैं। तुम लोग इस जगह को चलाने के लिए इतनी बिजली कहां से लाते हो? मैं अजीबोगरीब मशीनों को, झिलमिलाते स्क्रीन को और इस भूमिगत दुनिया के फ्रेमवर्क में लगे सैकड़ों कंप्यूटरों की हल्की गूंज को ध्यान से देखती हूं। केंजी मेरे बालों की एक लट खींचता है। मैं तेजी से पलटती हूं। हम चुराते हैं? वह मुस्कुराता है, फिर एक संकरी गली की ओर इशारा करता है। इस तरफ लोग, जवान और बूढ़े, अलग अलग कदकाठी और जातियों के कमरों से अंदर बाहर हो रहे हैं, गलियारों में घूम रहे हैं। कई हमें घूरते हैं, कई इतने व्यस्त हैं कि नोटिस भी नहीं करते। कुछ लोग वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं जैसे वे मर्द और औरतें जिन्होंने कल रात हमारी कार को घेर लिया था। ये एक अजीब तरह की वर्दी है, कुछ जरूरत से ज्यादा औपचारिक। तो सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं? मैं धीरे से पूछती हूं, कोशिश करती हूं कि मेरे इशारे से ज्यादा ध्यान ना जाए। केंजी अपना सिर खुजाता है, जवाब देने में वक्त लेता है। हर कोई नहीं, हर समय नहीं। और तुम? मैं उससे पूछती हूं। आज नहीं। मैं उसकी पहेलियों जैसी बातें अनदेखा करने का फैसला करती हूं और एक सीधा सवाल पूछती हूं। तो क्या तुम कभी बताओगे कि तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए? हाँ, केंजी बिना किसी भाव के कहता है। हम तुम्हें बहुत कुछ बताने वाले हैं। असल में हम अचानक एक अनपेक्षित गलियारे में मुड़ते हैं। लेकिन पहले केंजी एक बड़े लकड़ी के दरवाजे के बाहर रुकता है। कैसल तुमसे मिलना चाहता है। उसी ने तुम्हें यहां बुलाया है। बुलाया? हाँ। केंजी एक पल के लिए असहज दिखता है। रुको, इसका क्या मतलब है? मेरा मतलब है यह कोई इत्तेफाक नहीं था कि मैं आर्मी में शामिल हुआ, जूलियट। केंजी एक गहरी सांस लेता है। यह भी कोई इत्तेफाक नहीं था कि मैं एडम के दरवाजे पर पहुंचा।
और मुझे गोली लगनी चाहिए थी या मुझे आधा मार दिया जाना चाहिए था, ऐसा प्लान में नहीं था, लेकिन ये हो गया। बस मुझे किसी अजनबी ने वहां नहीं छोड़ा था। वह हल्की सी मुस्कान दबाता है। मुझे हमेशा से पता था कि एडम कहाँ रहता है। मेरा काम था जानना। एक पल रुकता है। हम सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। मेरे घुटनों पर जैसे मेरा जबड़ा गिर गया हो। जाओ अंदर। केंजी मुझे धकेलता है। वह तैयार होने पर बाहर आएंगे। गुड लक। विंस्टन बस इतना कहता है। 1320 सेकंड कमरे में दाखिल होते हैं, इससे पहले कि वह अंदर आए। वह सधे हुए कदमों से चलता है। उसका चेहरा भावहीन है, जैसे कोई नकाब पहना हो। वह अपनी बिखरी हुई डैडलॉक्स को एक पोनीटेल में बांधता है और कमरे के सामने बैठ जाता है। वह दुबला पतला, फिट और एकदम साधारण लेकिन प्रभावशाली तरीके से कपड़े पहने हुए है। गहरा नीला सूट, सफ़ेद शर्ट, बिना टाई के। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं है, लेकिन उसके बालों में एक चांदी की लकीर है और उसकी आंखें कहती हैं कि उसने कम से कम 100 साल देखे हैं। शायद वह 40 के आसपास होगा। मैं चारों ओर देखती हूँ। ये एक खाली कमरा है, अपनी सादगी में प्रभावशाली। फर्श और छत ईंटों से बनी है, जिन्हें बड़ी सावधानी से जोड़ा गया है। सब कुछ प्राचीन और पुराना महसूस होता है, लेकिन किसी तरह आधुनिक तकनीक इस जगह को जिंदा रखे हुए है। कृत्रिम रोशनी इसकी गहराई को उजागर कर रही है। छोटे छोटे मॉनिटर पत्थर की दीवारों में जड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों हूं। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या उम्मीद करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि कैसल कैसा इंसान है, लेकिन वार्नर के साथ इतना समय बिताने के बाद मैं अपनी उम्मीदें कम रखने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे यह भी एहसास नहीं होता कि मैंने सांस लेना बंद कर दिया है, जब तक कि वह बोलता नहीं। उम्मीद है तुम्हारा अब तक का ठहराव सुखद रहा होगा। मेरी गर्दन झटके से ऊपर उठती है, उसकी गहरी आंखों से टकराती है। उसकी आवाज रेशमी और सशक्त है। उसकी आंखों में सच्ची जिज्ञासा झलकती है, हल्की सी हैरानी के साथ। मुझे भूल ही गया कि मैं बोलना जानती हूं। केंजी ने कहा कि आप मुझसे मिलना चाहते थे। बस इतना ही जवाब मैं दे पाती हूं। केंजी बिल्कुल सही कह रहा था। वह सांस लेने में अपना समय लेता है। वह अपनी कुर्सी पर हल्का सा हिलने में अपना समय लेता है। वह मेरी आंखों का अध्ययन करने, अपने शब्दों को चुनने और अपने होठों पर 2 उंगलियां रखने में अपना समय लेता है। ऐसा लगता है जैसे उसने समय पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया हो। पिता भी शायद उसके शब्दकोश में मौजूद ही नहीं है। मैंने तुम्हारे बारे में कहानियां सुनी हैं। वह मुस्कुराता है। मैं बस ये जानना चाहता था कि वे सच हैं या नहीं। आपने क्या सुना है? वह इतनी सफेद मुस्कान बिखेरता है कि ऐसा लगता है मानो उसकी चॉकलेटी त्वचा की घाटियों पर बर्फ गिर रही हो। वह अपने हाथ खोलता है, उन्हें कुछ पल तक देखता है, फिर ऊपर देखता है। तुम सिर्फ अपनी नंगी त्वचा से किसी आदमी को मार सकती हो। तुम अपनी हथेली से 5 फीट की कंक्रीट तोड़ सकती हो। मैं हवा के पहाड़ पर चढ़ रही हूं और मेरे पैर लगातार फिसल रहे हैं। मुझे किसी चीज का सहारा चाहिए। क्या यह सच है? वह पूछता है। अफवाहें तुम्हें मुझसे ज्यादा जल्दी मार सकती हैं। वह मुझे कुछ ज्यादा ही देर तक देखता है। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, वह कुछ पल बाद कहता है। मैं अपने सवालों के जवाब चाहती हूं। यह सब बहुत ज्यादा लंबा खिंच रहा है। मैं किसी झूठी सुरक्षा के जाल में नहीं फंसना चाहती। मैं यह मानकर नहीं चल सकती कि एडम और जेम्स ठीक हैं। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती जब तक मुझे खुद इसका सबूत न मिल जाए। मैं यह दिखावा नहीं कर सकती कि सब कुछ ठीक है। अभी नहीं। मैं यह जानना चाहती हूं कि मैं सुरक्षित हूं। मैं उसे बताती हूं। और मैं यह भी जानना चाहती हूं कि मेरे दोस्त सुरक्षित हैं। हमारे साथ एक 10 साल का बच्चा भी आया था और मैं उसे देखना चाहती हूं। मुझे यह पक्का करना है कि वह स्वस्थ है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मैं तभी सहयोग करूंगी जब मुझे यह यकीन हो जाएगा।
वह मुझे कुछ पल और देखता है। तुम्हारी वफादारी ताजगी भरी है, वह कहता है, और उसका मतलब भी यही है। तुम यहां बहुत अच्छा करोगी मेरे दोस्त। हाँ बिल्कुल। वह खड़ा हो जाता है। मेरे साथ आओ। यह जगह मेरी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और संगठित है। यहां खो जाने के लिए सैकड़ों रास्ते हैं, लगभग उतने ही कमरे हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, हर एक किसी न किसी विशेष कार्य के लिए समर्पित है। डाइनिंग हॉल कैसल मुझे दिखाता है। डॉर्मेट्रीज दूसरी विंग में, ट्रेनिंग सुविधाएं उस गलियारे के नीचे, कॉमन रूम्स ठीक यहां से होकर, बाथरूम्स फ्लोर के दोनों सिरों पर, मीटिंग हॉल्स उस दरवाजे के पार। हर जगह लोग व्यस्त हैं, हर कोई अपनी दिनचर्या में मग्न है। जब वे हमें देखते हैं तो ऊपर देखते हैं। कुछ लोग हाथ हिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, खुश दिखाई देते हैं। मैं महसूस करती हूं कि वे सभी कैसल की ओर देख रहे हैं। वह सिर हिलाकर अभिवादन करता है। उसकी आंखों में दयालुता है, विनम्रता है। उसकी मुस्कान आत्मविश्वास से भरी और दिलासा देने वाली है। वह इस पूरे आंदोलन का नेता है, केंजी ने कहा था। ये लोग केवल अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए उस पर निर्भर नहीं है। यह सिर्फ कोई शरण स्थल नहीं है, यह सिर्फ छिपने की जगह नहीं है। यहां इससे कहीं बड़ा मकसद है, एक बड़ा उद्देश्य। स्वागत है। कैसल अपने हाथ से इशारा करता है ओमेगा पॉइंट में। ओमेगा पॉइंट ग्रीक वर्णमाला का आखिरी अक्षर, अंतिम विकास, एक श्रृंखला की आखिरी कड़ी। वह मेरे सामने रुकता है और पहली बार मैं उसके जैकेट के पीछे कढ़ाई किया हुआ ओमेगा चिन्ह देखती हूं। हमारी सभ्यता के पास यही आखिरी उम्मीद बची है। लेकिन इतने कम लोगों के साथ आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप मुकाबला कर पाएंगे? हम बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं जूलियट। पहली बार उसने मेरा नाम लिया है। उसकी आवाज मजबूत, स्थिर और आत्मविश्वास से भरी है। हम कई वर्षों से योजना बना रहे हैं, संगठन तैयार कर रहे हैं, अपनी रणनीति को आकार दे रहे हैं। हमारी मानव सभ्यता का पतन कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हमने इसे खुद पर थोपा है। सवाल यह नहीं था कि चीजें बिखरेंगी या नहीं, वह आगे कहता है। सवाल बस यह था कि यह कब होगा। यह एक इंतजार का खेल था। कौन सत्ता हथियाने की कोशिश करेगा और किस तरह उसका उपयोग करेगा। डर, वह मुझसे कहता है। एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखता है। उसके कदम पत्थर पर बिना कोई आवाज किए आगे बढ़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रेरक है। यह बेहद घटिया है। मैं सहमत हूं। यही कारण है कि मेरा काम उन रुके हुए दिलों को फिर से उम्मीद देना है जो हर आस छोड़ चुके हैं। हम एक और गलियारे में मुड़ते हैं और तुम्हें यह बताना कि दुनिया की जो हालत तुम्हें बताई गई है वह एक झूठ है। मैं वहीं रुक जाती हूं, लगभग गिर ही जाती हूं। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब यह है कि चीजें उतनी बुरी नहीं हैं जितनी रीएस्टैब्लिशमेंट हमें मानने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन खाना नहीं है जो वे तुम्हें पहुंचाने नहीं देते। जानवर छुपाए गए हैं, आनुवंशिक रूप से बदले गए हैं, गुप्त जगहों पर पाले जा रहे हैं। लेकिन हवा, मौसम के बदलाव, यह उतना बुरा नहीं है जितना वे हमें यकीन दिलाना चाहते हैं। यह शायद हमारी एकमात्र असली समस्या है। लेकिन यह समस्या इंसान द्वारा की गई विकृत छेड़छाड़ का नतीजा है। इंसान द्वारा बनाई गई समस्याएं जिन्हें हम अब भी ठीक कर सकते हैं। वह मेरी ओर मुड़ता है, अपनी स्थिर निगाहों से मेरे दिमाग को केंद्रित करता है। अब भी चीजों को बदलने का एक मौका है। हम सभी लोगों को साफ पीने का पानी उपलब्ध करा सकते हैं। हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि फसलें केवल मुनाफे के लिए नियंत्रित न की जाए। हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन्हें इस तरह आनुवंशिक रूप से न बदला जाए कि उनका फायदा केवल निर्माता उठाएं। हमारे लोग मर रहे हैं क्योंकि हम उन्हें जहर खिला रहे हैं। जानवर मर रहे हैं क्योंकि हम उन्हें गंदगी खिलाने पर मजबूर कर रहे हैं। उन्हें उनके ही मल मूत्र में जीने पर मजबूर कर रहे हैं।
पिंजरों में कैद कर रहे हैं और उनका शोषण कर रहे हैं। पेड़ पौधे सूख रहे हैं क्योंकि हम धरती में ऐसे रसायन डाल रहे हैं जो उन्हें हमारी सेहत के लिए खतरनाक बना रहे हैं। लेकिन ये वे चीजें हैं जिन्हें हम ठीक कर सकते हैं। हमें झूठ इसीलिए खिलाया जाता है क्योंकि उन्हें मान लेने से हम कमजोर, असुरक्षित और आसानी से नियंत्रित किए जाने योग्य बन जाते हैं। हम अपने भोजन, सेहत और ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। हमारे लोग कायर बन जाते हैं, हमारे बच्चे गुलाम बन जाते हैं। अब समय आ गया है कि हम लड़ाई लड़ें। उसकी आंखें भावनाओं से चमक रही हैं, उसके मुट्ठी जुनून से भिंची हुई है, उसके शब्द प्रभावशाली हैं, दृढ़ विश्वास से भरे हुए, स्पष्ट और अर्थपूर्ण। कोई संदेह नहीं कि उसने ऐसे विचारों से कई लोगों को प्रभावित किया होगा। एक खोए हुए भविष्य की उम्मीद, एक उजाड़ दुनिया में प्रेरणा जहां कुछ भी देने के लिए नहीं बचा। वह एक जन्मजात नेता है, एक कुशल वक्ता, लेकिन मुझे उस पर विश्वास करने में मुश्किल हो रही है। तुम कैसे पक्के तौर पर कह सकते हो कि तुम्हारे सिद्धांत सही हैं? क्या तुम्हारे पास इसका कोई ठोस सबूत है? उसके हाथ ढीले पड़ जाते हैं, उसकी आंखों की चमक शांत हो जाती है, उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरती है। बिल्कुल, वह हल्का हंसता है। यह मजाकिया क्या था? वह सिर हिलाता है थोड़ा सा। मैं तुम्हारे संदेह से प्रभावित हूं। सच कहूं तो मुझे यह अच्छा लगता है। हर चीज पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेना कभी भी समझदारी नहीं होती। मैं उसके छिपे हुए अर्थ को समझती हूं, स्वीकार करती हूं। टच है मिस्टर कैसल। एक पल के लिए वह रुकता है। तुम फ्रेंच हो मिस फेरर्स? शायद मेरी माँ थी। मैं नजरें चुरा लेती हूं। तो तुम्हारे पास सबूत क्या है? यह पूरा आंदोलन ही इसका सबसे बड़ा सबूत है। हम इसलिए जीवित हैं क्योंकि हम इन सच्चाइयों को जानते हैं। हम भोजन और ज़रूरी सामान उन गुप्त भंडार गृहों से लाते हैं जो रीएस्टैब्लिशमेंट ने बनाए हैं। हमने उनके खेत, उनके फार्म, उनके जानवर ढूंढ लिए हैं। वे सैकड़ों एकड़ जमीन पर फसलें उगा रहे हैं। किसान वहां गुलामों की तरह काम कर रहे हैं, अपने और अपने परिवार की जान के खतरे के डर से। बाकी समाज को या तो मार दिया जाता है या फिर सेक्टरों में बांट दिया जाता है, जहां उन पर पूरी तरह नजर रखी जाती है। हर हरकत को ध्यान से परखा जाता है। मैं अपना चेहरा भावहीन, शांत और तटस्थ बनाए रखती हूं। मैं अभी भी यह तय नहीं कर पाई कि मैं उस पर यकीन करूं या नहीं। और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम्हें क्यों परवाह है कि मैं यहां हूं? वह एक कांच की दीवार के पास रुकता है, अंदर की ओर इशारा करता है, मगर मेरे सवाल का जवाब नहीं देता। तुम्हारा एडम हमारे लोगों की वजह से ठीक हो रहा है। मैं लगभग लड़खड़ा जाती हूं। जल्दी से कांच के पास जाकर अपनी हथेलियां उस पर रख देती हूं। तेज रोशनी से भरे कमरे में झांकती हूं। एडम गहरी नींद में है। उसका चेहरा बिल्कुल शांत और कोमल दिख रहा है। यह मेडिकल विंग होना चाहिए। ध्यान से देखो, कैसल कहता है। उसके शरीर से कोई सुई नहीं जुड़ी है, कोई मशीन उसे जिंदा रखने के लिए नहीं लगी हुई। वह यहां 3 टूटी हुई पसलियों के साथ आया था। उसके फेफड़े लगभग काम करना बंद कर चुके थे। उसकी जांघ में गोली लगी थी। उसके गुर्दे और बाकी शरीर चोटों से भरे हुए थे। उसकी कलाइयां लहूलुहान थीं। टखना मोच से सूजा हुआ था। उसने इतना खून बहा दिया था कि किसी भी अस्पताल के लिए उसकी भरपाई करना मुश्किल होता। मेरा दिल जैसे मेरे सीने से बाहर छलकने को तैयार है। मैं कांच तोड़कर उसे अपनी बाहों में भर लेना चाहती हूं। ओमेगा पॉइंट में करीब 200 लोग हैं, कैसल कहता है, जिनमें से आधे से भी कम के पास कोई ना कोई अनोखी शक्ति है। मैं झटके से पलटती हूं, आश्चर्य में डूबी हुई। मैं तुम्हें यहां इसलिए लाया, वह मुझसे धीरे से शांत स्वर में कहता है, क्योंकि यही वह जगह है जहां तुम्हें होना चाहिए। क्योंकि तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि तुम अकेली नहीं हो।